Welcome back, students. After discussing the types of sets, let's move on to next topic. ठीक है. एंड एक चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, इक्वल सेट्स को आइडेंटिकल सेट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स. तो इसको नोट कर लेना. एंड वी आर मूविंग टू सबसेट्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन इज बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए. मान लीजिए एक सेट लिया मैंने ए इस तरह से, ऐसे करके एक सेट ले लिया. ठीक है, और एक सेट लिया बी ऐसे. तो इस डेफिनेशन को चाहे तो मैं ऐसे कह दूं कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर होने चाहिए. ठीक है, या ऐसे कह दूं ए के कुछ एलिमेंट्स को लेके मैंने एक नया सेट बना दिया, दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए. ठीक है, और बहुत सारे पॉसिबल सबसेट हैं, ये भी सबसेट हो सकता है. ठीक है, तो एक चीज़ तो इसमें ये हो गई कि डेफिनेशन वाइज सबसेट क्या होता है. ठीक है, इसकी दो तरह की डेफिनेशन होगी. मतलब ए सेट के कुछ एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बनाया, दैट इज कॉल्ड सबसेट. या फिर ऐसा सेट जिसमें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स हों, तो पहला सेट दूसरे वाले का सबसेट होगा. ठीक है, फिर सबसेट का साइन ये होता है, ये. अब जैसे बी इज सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और सेट को राइट हैंड साइड पे रखना है. जो मतलब इसका सबसेट है ये, तो सबसेट वाला ये, और जिसका सबसेट है उसको इस पोजीशन पे रखना है. यहाँ तक क्लियर है. एक चीज़ ये देखो कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होगा. जैसे मान लो ये ए सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स को लेके मैंने नया सेट बना दिया, उसको नया नाम दे दिया सी, तो सी विल बी सबसेट ऑफ ए. और ऑब्वियसली दोनों इक्वल सेट्स तो हैं ही. ठीक है, आइडेंटिकल सेट्स हैं. दूसरी बात, फाई या नल सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, तो हर एक सेट के लिए वो सेट खुद और एक फाई, ये सबसेट्स होंगे ही होंगे. तो यहाँ तक प्लीज़ नोट इट डाउन विद द एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. देखो डेफिनेशन वाइज तो इसको नोट कर ही लेना. आप लोग तो बेसिकली ये बात देख लो कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स को लेकर के, ठीक है, एक नया सेट बनाएंगे, तो वो हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होगा. और बाकी के जितने भी हैं इंक्लूडिंग फाई, वो सारे प्रॉपर सबसेट होंगे. मतलब अगर दोनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी इक्वल हो गए. कैसे हो गए? बी ए का सबसेट. अच्छा, इसको इससे समझ लो. मान लीजिए ये ए है और ये बी है. ठीक है, तो ए को भी बी का सबसेट बोलता हूँ और बी को भी ए का सबसेट बोलता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, एक और चीज़ समझो एडिशनली, कि मान लो ए लिया हुआ है मैंने 1 2 3, ठीक है, और बी लिया हुआ मैंने 1 2. तो मैं लिखूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए. तो इसको तो बोलूँगा मैं सबसेट ऑफ ए, और इस ए को बोलूँगा मैं सुपरसेट ऑफ बी. ऐसे. ठीक है, तो आई थिंक प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में आइडिया हो गया होगा. नोट इट डाउन. नेक्स्ट, कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए
मैंने एक सेट लिया 1 2, छोटा सा सेट लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सेट बना दिया B, उसको 5 सेट बना दिया, वो तो होगा ही सबसेट, ठीक है। एक सेट बना दिया D, ये हो गया 1, मान लीजिए इसमें से 1 लेके बना दिया। एक सेट बना दिया E, इसमें से 2 लेके बना दिया। एक सेट बना दिया F, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है, दोनों एलिमेंट्स के दोनों एलिमेंट्स मैंने यूज़ कर लिए। तो देखो ये तो सुपर सेट है अपना, ठीक है। इसके कितने सबसेट्स बन गए? 1 2 3 4। क्यों बन गए? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2। मतलब m की वैल्यू कितनी थी डेफिनेशन के हिसाब से? m एलिमेंट्स होने चाहिए ना। अगर किसी a सेट में m एलिमेंट्स हैं तो इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू पावर 2 मतलब 2 रेज टू पावर m इज़ 4, तो 4 सबसेट्स ही आने चाहिए थे। तो प्लीज़ नोट दिस एग्जाम्पल एंड द डेफिनेशन। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल सेज A सेट इज गिवन 1 2 3, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स आर देयर, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इफ A इज दिस, हाउ मेनी possible subsets are there and write them, ठीक है। इस हिसाब से कोई क्वेश्चन आ गया तो सॉल्यूशन लिखा कि NA इज इक्वल्स टू 3, 3 एलिमेंट है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू पावर 3 दैट इज़ 8, ठीक है। अब क्या करना है? अब वो लिखने हैं हमें, तो लिख दिए। पहला 5, फिर एक एक एलिमेंट ले लिया, फिर 2 2 एलिमेंट ले लिए, वन टू आ गया, 1 3, ओके। रिपीट नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखना, 1 2 3, तो आई थिंक 7 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये तो बात थी कि किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर m, अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हैं, ठीक है। अब ये देखना है नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, मतलब ये जितने सबसेट्स लिखे हैं मैंने, अगर इनको एज एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बना दूं तो दैट विल बी द पावर सेट। मतलब उसको ऐसे डिनोट करते हैं, मान लो ये सेट दिया हुआ है ए, इसका पावर सेट दिखाना है, तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, एंड ऐसे करते करते लास्ट में ये। तो पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो किसी भी सेट का पावर सेट निकालना होगा तो क्या करेंगे? उस सेट के सारे सबसेट्स को एलिमेंट मान के एक नया सेट बना देंगे, दैट विल बी द पावर सेट। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू इंटरवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने x को एक रियल नंबर लिया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है? x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर, 5 या 5 से लेस। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 2 to 5, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ लिखी है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? x के लिए 2 नहीं हो सकती, 2 से जस्ट ग्रेटर लेनी है, तो उसको मैं लिख नहीं सकता ना, उसको 2.1 नहीं लिख सकता, फिर 2.00001 नहीं लिख सकता। 2 से ग्रेटर तो रियल नंबर में काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो उसको शो कैसे करेंगे? उसको ऐसे शो करेंगे, 5 पे इक्वल्स का साइन लगा हुआ, मतलब 5 पे लॉक हो रहा है, तो इसको ऐसे शो कर दिया। अब इसमें क्या है? इसमें बिगनिंग में इक्वल है
एंड में नहीं है, इसमें दोनों में ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट क्या होता है कि वो वैल्यू कंसीडर नहीं होती। ठीक है, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया कि x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसमें तो x के लिए 2 से बड़ी कितनी भी हो सकती है, तो वो मैं लिखूँगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 2 पे तो ओपन ब्रैकेट है, इन्फिनिटी पे कभी भी ओपन नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी क्लोज नहीं लगेगा। एट इन्फिनिटी ओनली ओपन ब्रैकेट इज यूज्ड। इसको नोट कर लेना, इन्फिनिटी पे तो कभी भी अपने को क्लोज ब्रैकेट लगाने नहीं है, राउंड वाला लगेगा। ठीक है, और क्लोज वाला ब्रैकेट कंडीशन के हिसाब से लगाना है जिसमें इक्वलिटी को लॉक कर रहा हो। ठीक, अच्छा इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी देख लो। मान लो पहला केस ले रहा था ये वाला, मैं क्या कर रहा था इसमें, यहाँ पे मैंने 2 शो कर लिया, यहाँ पे मैंने 5 शो कर लिया, दोनों पे दिखा रहा, तो मैंने क्या किया, डार्क डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये वैल्यू भी कवर हो रही है और इसके बीच में ये वैल्यू ऐसे कवर कर दी। इस बात का मतलब क्या है कि 2 भी कंसीडर्ड है, 5 भी कंसीडर्ड है, उनके बीच की सारी वैल्यूज़ कंसीडर्ड है। ठीक है, दूसरा मान लिया ऐसे, फिर से ये 2 दे रखा है, फिर से ये 5 दे रखा है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही थी, 5 पे तो लॉक करो, तो 5 पे तो डॉट बना दो, और इस पे क्या कर दो, होल कर दो, ओपन ब्रैकेट शो कर दो कि 2 कंसीडर्ड नहीं है। अब इसको ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 भी कंसीडर्ड है, 5 भी कंसीडर्ड है, और इनके बीच की वैल्यूज़ भी कंसीडर्ड है। इसमें दिख रहा है कि 2 पे होल है, मतलब 2 नहीं कंसीडर्ड, बाकी 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज़ और 5 भी कंसीडर्ड है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वैसे तो आपको यूनिवर्सल सेट प्रोवाइडेड होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो किस हिसाब से उसको ऑब्जर्व करना है, अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जितने भी आपको सेट दिए होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट बाउंडेड कि होंगे या नहीं होंगे, बट जो गिवन एलिमेंट्स हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। ए मैंने ये ले लिया, बी मैंने इस हिसाब से कुछ एलिमेंट्स ले लिए। अब मैंने बोला इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, इन दोनों सेट्स में क्या है, इंटीजर्स हैं, तो यू इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इन दोनों सेट के लिए ये सेट क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर से ही कुछ एलिमेंट लेके ये बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये इसमें तो होंगे ही होंगे, तो दिस सेट इज कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ दीज 2 गिवन कंटेक्स्ट। तो प्लीज नोट दिस डेफिनेशन ऑल्सो डाउन। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। ठीक है, तो डेफिनेशन के नाम पे लिख लिया, it is a visual representation between the relations of the sets। ठीक है, वो रिलेशन क्या है उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड
sets are represented by circle in the rectangle। ठीक है, तो इसको चाहे यहाँ पे रेक्टेंगल मेंशन कर लेना, ये है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इस हिसाब से अब ये जैसे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ये दो सेट्स हैं। ठीक है, ए सेट के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 2 3 4 5। ये एक सेट का नाम दे दिया मैंने ए, इस सेट का नाम दे दिया मैंने बी। इस बी सेट के अंदर क्या क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। जो एलिमेंट्स ये सर्किल कवर कर रहा है, दैट एलिमेंट्स विल बी एलिमेंट्स ऑफ बी। ए वाले सर्किल के एलिमेंट्स ए के होंगे। जो दोनों सर्किल्स के बीच में ये ऑक्यूपाई हो रहा है, इसका मतलब ये 4 और 5 जो एलिमेंट है ये ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी के एलिमेंट्स तो है ही, इनके अलावा 9 10 11 भी है। ठीक है, तो वेन डायग्राम से इस की हेल्प से अपन इस तरह से मतलब सेट्स के बीच में रिलेशन क्या है वो अपन देख सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं वो अपन को पता चल जाएंगे। प्लीज़ नोट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन। तो डेफिनेशन लिख ली पहले। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज represented by A union B, where A union B contains all element which are either in A or B or A and B both। या सिंपल एक लैंग्वेज में बोलूँ तो मर्जिंग ऑफ A एंड B। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो A और B की मर्जिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो अगर ए सेट है 1 2 3, ठीक है, बी सेट है 3 4 5, तो अगर मैं इन दोनों की मर्जिंग करता हूँ तो दैट विल बी ए यूनियन बी एंड दैट सेट विल कंटेन 1 2 3 4 5। तो इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन वैलिड है, मतलब ए में ए के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए और जो कॉमन आ रहे हैं वो भी इसमें होने चाहिए। ठीक है, और एक ही बार होने चाहिए। तो इसको मर्जिंग बोल दी या फिर ये डेफिनेशन के नाम पे इसको नोट कर लिया। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब कुछ एग्जाम्पल्स से समझ लिया इसको और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। मान लिया मेरे को एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, ठीक है, और सेट दे रखा है बी -1 1, सॉरी -1 -2 ले लेते हैं अपन, कोई एलिमेंट सेम नहीं ले रहे। तो बोला गया ए यूनियन बी निकालो एक तो, और इसका वेन डायग्राम भी बनाओ, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो और इधर अपन को जो रिजल्ट मिलते जाएंगे वो अपन लिखते जाएंगे। ठीक, अब मैंने ए यूनियन बी निकाला और बी यूनियन ए भी निकालने के लिए बोल दिया से उसने। ठीक, तो वेन डायग्राम बनाया पहले तो। वेन डायग्राम बना के और जो रिजल्ट पूछा हुआ है ये वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, इसको शेड कर देंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए दो सर्किल बनाए, कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने दोनों में कुछ कॉमन नहीं रखा, इंटरसेक्ट उनको नहीं करवाया।
ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनियन है, ठीक है। ए सेट के अंदर 1 2 3, इसके अंदर -1 -2, और यूनिवर्सल सेट दे नहीं रखा तो अपन ए और बी के सारे एलिमेंट यूनियन में डाल दिए। अब ए यूनियन बी बोला है तो इसकी मर्जिंग करनी है, मतलब ये सारे एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी में। तो इसको शो कर दिया हमने ऐसे, ए यूनियन बी, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब बी यूनियन ए बोलेगा तो बी यूनियन ए में भी यही होगा, चाहे ऑर्डर सेम रख लो चाहे डिफरेंट रख लो, बट सेट के अंदर तो वही 5 एलिमेंट आ रहे हैं फिर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो पहली बात तो ये पता लग गई कि ये कॉम्यूटेटिव है, और ये अपना एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। तो प्लीज़ नोट इट डाउन बिफोर आई रब इट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया से, ऐसे एक ए सेट है, ऐसे एक बी सेट है, ऐसे एक सी सेट है, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड, एक तो ये, ठीक है, दूसरा ये। तो अगर ये दोनों इक्वल आते तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। मतलब एसोसिएट करना क्या होता है कि देखो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, इस बात को ऐसे समझो, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को इकट्ठा एसोसिएट कर लिया, ठीक है। उससे जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और एक मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ है, मैंने इनको एसोसिएट कर लिया, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो सी के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो फाइंड किया, ठीक है। तो जब मैं बी यूनियन सी निकालूंगा, बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन दोनों का जब मैं यूनियन निकालूंगा तो मर्जिंग होने के बाद 1 और आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला मैंने। अब अगर ए यूनियन बी कर लेता हूँ तो 1 2 3 4 तक मुझे मिल जाएगा, और सॉरी 6 और आएगा बेटा, दिस 6 और आएगा क्योंकि ये 6 भी था सी में, ठीक है। तो वापस से अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसोसिएटिव भी है, यूनियन इज एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इक्वली आ रही हैं। तो प्लीज़ नोट दिस एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑल्सो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अगर मान लो कोई सेट दे रखा है ए, ठीक है, छोटा सा सेट लेता हूँ 1 2, और मैंने क्या किया, ए यूनियन ए ही निकाला, ए यूनियन ए निकाला तो मुझे 1 2 ही मिल जाएगा दोबारा। तो इसका मतलब क्या है, एक और प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट, मतलब उस सेट का उसी के साथ वो ऑपरेशन कर देना। जैसे ए सेट है, ए का ए के साथ ही मैंने यूनियन लिया तो मुझे दोबारा ही क्या मिल गया, ए। इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जो यूनियन में यू यूज़ किया था उस यू को उल्टा कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। एंड कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स लाई ओनली इन बोथ ए एंड बी, मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। विद एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर ए दिया हुआ है
1 2 3 और B दिया हुआ है 2 3 4। आई एम हैविंग 2 सेट्स। तो अगर इनका A यूनियन B निकालता हूँ तो आई विल गेट A यूनियन B में क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और अगर मैं इसका A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ तो आई विल गेट ओनली 2 एंड 3। ये दोनों एलिमेंट्स इन दोनों A और B दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसका वेन डायग्राम बनाने की अगर बात आएगी तो इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया, यूनियन को शो किया, A का साइन बनाया, B का साइन बनाया, तो जो ये वाला पोर्शन होगा इसमें आएगा 2 और 3, इसमें 1, इसमें 4, इसको A इसको B दिया, तो ये जो पोर्शन है दैट विल बी A इंटरसेक्शन B। ठीक है, एक चीज़ और ऐड करना है इसमें, इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, मतलब 2 सेट ऐसे हो जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं, तो उन सेट्स को देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तब उन सेट्स को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोल देंगे, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो प्लीज़ नोट दीज बोथ इक्वेशंस, सॉरी डेफिनेशंस, एंड लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, वन मोर थिंग, एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ अभी आपको यूनियन के अंदर बताई थी, ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक बार आप इंटरसेक्शन के लिए चेक करिएगा, मतलब इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, आइडेम्पोटेंट वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद में अगर आपके रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ वो इंटरसेक्शन भी वही प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट विच इज़ थर्ड ऑपरेशन ऑन सेट्स इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डेफिनेशन लिख दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज शोन बाय A माइनस B। जैसे नॉर्मल अलजेब्राइक डिफरेंस अपन शो करते हैं वैसे ही सेट्स का डिफरेंस शो करेंगे। एंड कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मान लो ये, अच्छा एक बार तीनों ही डिस्कस कर लिए। ये आपको एक सेट A दे रखे है, ये एक सेट B दे रखे है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट है ही रेक्टेंगल के अंदर। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये मैं जो डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये होगा A माइनस B। ठीक है, ये होगा A इंटरसेक्शन B। ये जो मैंने करली लाइंस लगाई हैं ये होगा B माइनस A। ठीक है, अच्छा यूनियन रहेगा, उसको भी देख लिया। ये पूरा ही यूनियन होगा। ठीक है, तो ये A यूनियन B को शो कर दिया। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लिया छोटा सा कि अगर मुझे एक सेट A दे रखा है 1 2 3, एक सेट B दे रखा है 3 4 5, और मेरे को बोला A माइनस B निकालने के लिए, तो A और B में कॉमन कौन है, 3, उसको छोड़ देंगे, बस बाकी एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के लिख दिए। B माइनस A लिखने तो अगेन कॉमन एलिमेंट 3 है, उसको छोड़ दिया, 4 5। तो दिस इज़ द नेक्स्ट ऑपरेशन डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने लिख दिए, नोट इट डाउन।